मुख्यमंत्री जी से आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में आह्वान करता हूं कि अपने उद्बोधन से, क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी भी इतने स्मार्ट लग रहे हैं, इनका पेट भी मेरी तरह से अंदर पूरा पाताल में चला गया है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन मुख्यमंत्री जी का, सबकी ओर से, पीछे से लेकर के आगे तक। बहुत बहुत अभिनंदन। भारतामध्ये कृषीच्या क्षेत्रामध्ये, योगाच्या क्षेत्रामध्ये ज्यांनी क्रांती केली असे आपल्या सर्वांचे अत्यंत आदरणीय परमपूजनीय स्वामी रामदेवजी महाराज बाबाजी, श्रद्धेय आचार्य बाळकृष्णनजी, आपले सर्वांचेच अत्यंत आदरणीय परमपूजनीय भास्करगिरी महाराज, परमपूजनीय महंत नागराज बाबा, हरिभक्तपरायण शिवाजी महाराज देशमुख, या सर्व संत वृंदांच्या चरणी या ठिकाणी मी नतमस्तक होतो। आजच्या या अतिशय चांगल्या कार्यक्रमामध्ये मंचावर उपस्थित आपले पालकमंत्री प्राध्यापक राम शिंदेजी, आमचे सहकारी मंत्री महादेव जानकरजी, सदाभाऊ खोतजी, लोकप्रिय आमदार बाळासाहेब मुरकुटे, आमदार शिवाजीराव कर्डिले, माजी मंत्री बबनरावजी पाचपुते, माजी खासदार भाऊसाहेब वागचौरे, भानुदासजी बेरड, प्रशांतजी गडाख, पांडुरंगजी अभंग, जयदीपजी आर्य, या ठिकाणी उपस्थित मंचावरील सर्व महानुभाव आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, मी सर्वप्रथम आपल्या सर्वांच्या वतीनं बाबाजींचे खूप खूप आभार मानतो की या ठिकाणची बंद पडलेली ही डेअरी केवळ त्यांनी सुरूच केली नाही, तर या ठिकाणी 5 लाख लिटर दुधाचं संकलन करून त्याच्यावर प्रक्रिया करण्याची घोषणा त्यांनी केली। त्याची सुरुवात आज त्यांनी केली आणि एका वर्षामध्ये 10 लाख लिटर पर्यंत ही डेअरी नेण्याचा संकल्प हा या ठिकाणी त्यांनी केला। बाबाजी, आपके काम के कारण मेरे सामने एक नया प्रश्न तैयार हुआ है। पहले मैं किसी भी गांव में जाता था, किसी भी जिले में जाता था तो लोग कहते थे रास्ता दे दो, कोई कहता था सिंचाई की परियोजना दे दो, कोई कहता था दवाखाना दे दो। आजकल मैं जिस जिले में जाता हूं लोग मेरे पास आते हैं और धीरे से कान में कहते हैं कि रामदेव बाबा जी का एखादा प्रोजेक्ट दे दो। अभी वो जहां मैं उतरा वहां से यहां तक आने तक 4-5 प्रोजेक्ट की मांग मेरे पास आ गई। अभी हमारे सुभाष बापू देशमुख, हमारे जो सहकार मंत्री है सोलापुर के, हम करडिले जी के यहाँ भोजन करने के लिए गए तो वहां पहुंच गए। मैंने कहा आप कैसे क्या आए, तो बोले नहीं वो रामदेव बाबा जी को मिलना है, हमारे यहाँ पर अनार बहुत होता है तो अनार पर प्रक्रिया का उद्योग शुरू करने के लिए हम रामदेव जी को मिलने के लिए जा रहे हैं। तर एक प्रकारे एक मोठी क्रांती बाबाजींनी या ठिकाणी आणली। एक निरामय भारत तयार करण्याकरता योग, जी आपली प्राचीन संस्कृती आहे, ज्या संस्कृतीमध्ये माणसाचं पूर्णपणे त्या ठिकाणी परिवर्तन होऊ शकतं, त्याच्या मनावर आणि त्याच्या शरीरावर दोघांवरही तो पूर्णपणे आपला ताबा मिळवू शकतो, अशा प्रकारची योगविद्या ही बाबांनी या देशातल्या जनजनापर्यंत पोहोचवली। आणि योगविद्या पोहोचवत असताना या योगविद्येचा एक भाग आमचा आयुर्वेद, ज्या आयुर्वेदानं खूप मोठ्या प्रमाणात हजारो वर्षाची एक परंपरा तयार केली आणि आजही जगामध्ये आयुर्वेदा एवढं प्रगत विज्ञान नाही आहे, त्या विज्ञानाची पुनर्स्थापना करण्याचं काम हे आचार्यजींनी या ठिकाणी केलं। आणि खरं जर मी या ठिकाणी म्हटलं की आज रामदेव बाबा केवळ योग गुरु नाही आहेत, तर रामदेव बाबा आणि आचार्य बालकृष्ण हे दोघं कृषी वैज्ञानिक आहेत। इतक्या मोठ्या प्रमाणात कृषीच्या क्षेत्रामध्ये विज्ञानाचा वापर करून ज्या प्रकारे या क्षेत्राला परिवर्तित करण्याचं काम हे बाबाजींनी हातामध्ये घेतलं। आणि बालकृष्णजींना तर मी ज्या ज्या वेळी त्यांना भेटतो मी थक्क होऊन जातो
अतिशय सामान्य राहणारा, सामान्य दिसणारा हा व्यक्ती, पण या व्यक्तीची प्रतिभाच वेगळी आहे. मोठे मोठे उद्योगपती यांच्या ज्ञानापुढे फिके आहेत आणि 5 मिनिटांमध्ये कुठलीही गोष्ट समजून त्यातलं ज्ञान विज्ञान हे समजून आणि एकदा बाबाजींनी आदेश दिला की ते जमिनीवर उतरवण्याचं कार्य ज्या प्रकारे आचार्यजी करतात, खरोखर या देशाला मिळालेले हे जे 2 सुपुत्र आहेत, मला खरोखर ईश्वराचे आभार मानायचे आहेत की असे सुपुत्र आपल्या देशाला या ठिकाणी मिळाले. आणि खरं म्हणजे आज कृषीच्या क्षेत्रामध्ये आमच्याजवळ सगळ्यात मोठा प्रश्न जर काही असेल तर एकीकडे कृषी मालाला भाव मिळत नाही आणि कृषी मालाला भाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्याला शेती परवडत नाही, जोडधंदे संपलेले आहेत, दुधाची अवस्था वाईट आहे. अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये आमचा शेतकरी होरपळत असताना याच्यावर उपाययोजना काय आहे? तर पहिली उपाययोजना, जोपर्यंत आम्ही आमच्या शेतीमध्ये संशोधन करणार नाही, जोपर्यंत आमची उत्पादकता आम्ही वाढवणार नाही आणि जोपर्यंत उत्पादित मालावर प्रक्रिया आम्ही करणार नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्याला आवश्यक त्या प्रकारे शेती परवडणारी होऊ शकत नाही. कारण आज प्रक्रिया उद्योग आणि शेतकरी यांच्यामध्ये एक दलालांची अशी साखळी आहे की जी साखळी इतक्या मोठ्या प्रमाणात सगळा पैसा कमावते, त्यामुळे शेतकऱ्यापर्यंत त्या पैशाचा जो काही प्रभाव आहे तो पोचू शकत नाही. आमचा शेतकरी आपल्या शेतीमध्ये राबतो, हाडाचं काळं करतो, रक्ताचं पाणी करतो, आपला शेतमाल पिकवतो, पण प्रक्रिया उद्योग नसल्यामुळे त्या शेतकऱ्याला आवश्यक तो भाव मिळत नाही. आणि म्हणून या ठिकाणी प्रक्रिया उद्योग उभे राहिले पाहिजे. प्रक्रिया उद्योग उभे करण्याकरता राज्य सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या, पण मी बाबाजींचे आभार या ठिकाणी मानेन. नुकतंच नागपूरला त्यांनी फूड पार्कचे भूमिपूजन केलं, काम सुरू केलं आणि या ठिकाणी देशातला नव्हे कदाचित जगातला सगळ्यात मोठा अन्न प्रक्रिया पार्क हा त्या ठिकाणी ते उघडतायत. एक अन्न प्रक्रिया उद्योग तयार झाला तर त्याचा फायदा काय आहे? तो उद्योगच तुमच्याकडे येतो, तोच तुम्हाला पेरणीपासून कापणीपर्यंत मदत करतो, कारण त्याचं रॉ मटेरियल तुम्ही तयार करता. एक उसाचा कारखाना, साखरेचा कारखाना तयार झाला तर कारखानदार तुमच्यापर्यंत येतो, तुम्हाला पेरणीपासून कापणीपर्यंत त्या ठिकाणी पैसे तो देतो, त्या ठिकाणी वाहतुकीचं काम तो करतो, त्या ठिकाणी उसाचा भाव काय असला पाहिजे हे ठरवण्याचं काम सरकारसोबत आपण करतो. कारण प्रक्रिया उद्योग आहे, त्यामुळे शेतकऱ्याची आवश्यकता नाही आहे, त्या कारखानदाराची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्याने जर ऊस तयार केला नाही तर कारखानदाराचा कारखाना चालणार नाही. त्यामुळे शेतकरी हा त्या ठिकाणी मालक बनतो आणि कारखानदार याचक बनतो. पण जिथे प्रक्रिया नसेल तिथे शेतकरी याचक बनतो आणि मधला माल घेणारा दलाल हा त्याचा मालक बनतो. आणि म्हणून हे प्रक्रिया उद्योग सुरू करायचे, या दृष्टीने राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आणि बाबाजींसारखे लोक समोर आले आणि आज एक फूड पार्क ज्यावेळेस तयार होतो 5,000 कोटी रुपये शेतकऱ्याच्या घरामध्ये जातात, शेतकऱ्याच्या मालाला त्या ठिकाणी भाव मिळतो, शेतकऱ्याच्या जीवनामध्ये परिवर्तन होतं. आज आपले जोडधंदे, दुधाचे धंदे हे अडचणीत आले. याचं कारण आपण बघितलं की या राज्यामध्ये अनेक दिवस अनेक लोकांनी दुधाचे आपले तालुक्यापुरतचे ब्रँड तयार केले, तेच ब्रँड मोठे केले आणि आमचा जो सरकारचा ब्रँड होता तो पूर्णपणे बुडवून टाकला. त्यामुळे राज्यव्यापी ब्रँड आपल्याकडे राहिला नाही. गुजरातकडे अमूल आहे, कर्नाटककडे नंदिनी आहे, आमच्याकडे मात्र बंद पडलेल्या डेऱ्या आहेत. अशा प्रकारची अवस्था आमची राज्य सरकारची झाली. पण मी महादेव जानकरजींचे आभार मानतो. मंत्री झाल्यापासून त्यांनी वेगानं त्या ठिकाणी काम सुरू केलं आणि आर्य शक्ती हा आपला ब्रँड तयार केला. पण मला या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे, आज पतंजली आपल्याकडे आलाय. शेतकऱ्याच्या मालाला जर पैसा द्यायचा असेल, अरे शेतकऱ्याकडनं जर 18 आणि 20 रुपयाला 22 रुपयाला दूध घेतलं जातं
तर मुंबईच्या मार्केटमध्ये ते 70-75 रुपयाला विकलं जातं. हा मधला पैसा कोणाला मिळतो? तो का शेतकऱ्याला मिळत नाही? तो याकरता शेतकऱ्याला मिळत नाही की आपला जो ब्रँड नाही. त्यामुळे आपल्याला लोकल मार्केटमध्ये आपला माल विकावा लागतो, नाहीतर एखाद्या डेअरीला आपल्याला तालुक्याला तो माल द्यावा लागतो. पण याचं सगळं संकलन करून ज्यावेळी आपण अशा प्रकारचा एक ब्रँड तयार करतो, त्या माध्यमातून शेतकऱ्याच्या दुधाला त्या ठिकाणी भाव मिळतो. आज अमूल या ठिकाणी आलं, त्यांनी 4 रुपये जास्त भाव देणं सुरू केलं. पतंजली आलं, पतंजली जास्त भाव देईल. आणि आता आम्ही जो आर्य शक्ती चालू केलाय, त्या आर्य शक्तीच्या माध्यमातून आपल्या राज्याचा ब्रँड तयार करू आणि त्या माध्यमातून आपल्याही राज्यातल्या दुधाला उत्तम भाव मिळेल, ही व्यवस्था आम्ही उभी करू. या राज्याच्या सहकारामध्ये माणसं मोठी होत गेली, पण आम्ही राज्याला मात्र लहान लहान करत गेलो. लोकांच्या संस्था मोठ्या झाल्या, पण राज्याच्या संस्था छोट्या झाल्या. आता राज्याच्या संस्था मोठ्या करायच्या आहेत आणि बाबाजींसारख्या लोकांना प्रोत्साहन देऊन या ठिकाणी त्यांच्या माध्यमातून क्रांती घडवायची आहे. मला कधी कधी आश्चर्य वाटतं, बाबाजींना नागपूरमध्ये आम्ही जागा दिली, त्याच्यावर काही लोकांनी टीका केली. आम्ही काही फुकटात जागा बाबाजींना दिली नाही. त्या ठिकाणी आम्ही फूड पार्कचं रिझर्वेशन केलं आणि ओपन टेंडर काढलं. 25 लाख रुपये एकराची आम्ही किंमत ठेवली आणि सांगितलं, ज्याला ज्याला फूड पार्क तयार करायचं आहे या ठिकाणी तुम्ही या. पहिलं टेंडर काढलं, पतंजली शिवाय दुसरं कोणी चाललं नाही. आम्ही म्हटलं चालणार नाही, एकदाच टेंडर काढलं असं कसं होईल. पुन्हा एकदा टेंडर काढलं, आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय सगळ्या पेपरला छापलं, पतंजली शिवाय कोणी चाललं नाही. तिसरं टेंडर काढलं, पुन्हा सगळ्या चॅनलवर सगळीकडे त्याचं मोठ्या प्रमाणात आम्ही प्रसार केला. तिसऱ्याही टेंडरमध्ये पतंजली शिवाय कोणी चाललं नाही आणि शेवटी पतंजलीला आम्ही जागा दिली. जे लोक टीका करतात त्यांना सांगतो, अजून 250 एकर जागा पडलेली आहे. पतंजलीच्या भावाने घ्यायला तयार असाल, उद्या माझ्याकडनं घेऊन जा. टेंडर काढायची देखील आवश्यकता नाहीये. अरे फूड पार्कच्या क्षेत्रामध्ये कोण काम करताय काय? आणि कंपॅरिझन कशाशी करतात? बोईंगच्या विमानाशी. अरे शेतकऱ्याची कंपॅरिझन बोईंगच्या विमानाशी होऊ शकते का? जर या फूड पार्कमध्ये एवढा पैसा असता तर हे सगळे टाटा बिर्ला अंबानी सगळे हे फूडमध्येच आधी उतरले असते. हे कशाला बाकी गोष्टी बनवायला निघाले असते? हे तर शेतकऱ्याच्या पाठीशी लागले असते ना. त्यामुळे मला असं वाटतं की जर रामदेव बाबा चांगलं काम करता आहेत तर केवळ रामदेव बाबांनी काळ्या पैशाच्या विरुद्ध मागच्या सरकारला प्रश्न विचारला, एवढ्या करता रामदेव बाबा जर तुम्हाला त्याज्य असतील तर अशा रामदेव बाबांच्या पाठीशी बृहत समाज उभा राहील, हा देश उभा राहील. हे आपण सगळ्यांनी समजून घेतलं पाहिजे. आणि म्हणून बाबाजी, आपने जो बात कही है, निश्चित रूप से एक नया आंदोलन आप शुरू करना चाहते हैं, दूध का आंदोलन. ये देश तब तक समृद्ध था जब तक इस देश में दूध की नदियां बहती थी, और जिस दिन इस देश से दूध की नदियां बहना समाप्त हो गया, ये देश दरिद्रता में चला गया. और इसलिए आप फिर एक बार चाहते कि किसान के उत्थान के लिए हमारे देसी नस्ल की गायों में सुधार हो. 9 करोड़ गायों की नस्ल का सुधार आप करना चाहते हैं. और बाबा जी ने मुझे बताया, ये हमारे लिए कोई धन कमाने की बात नहीं है, ये हमारे लिए कोई बिजनेस की बात नहीं है. ये तो एक प्रकार से हमारी पूजा है, हमारी अर्चना है, हमारा कर्तव्य है कि हमारी देसी गायों की नस्ल को हम सुधारें. और उसके लिए बाबा जी ने बड़ा संशोधन किया. दुनिया के संशोधनों के साथ उन्होंने उनके साथ टाइप किया. उसका पूरा जो नो हाउ है वो उन्होंने प्राप्त किया. और अब बहुत कम पैसे में वो सारी चीजें भारत में उन्होंने लाई है और अपनी देसी गायों की नस्ल को बदलने का काम बाबा जी ने तय किया है. महादेव जानकर जी हमारे यहां पर है. मैं महादेव जी से निवेदन करता हूं कि हम लोग बाबा जी के साथ मिलकर राज्य सरकार एक आपके विभाग के तहत एक प्रोजेक्ट हाथ में ले. सरकार और बाबा जी हम पार्टनर बनेंगे और कानून के साथ बनेंगे. बाबा जी आपके ऊपर किसी को उंगली नहीं उठाने देंगे. जिस प्रकार से आप भी पूरे समर्पण के साथ देश हित में काम कर रहे हैं,
हम भी समर्पण के साथ देश हित में काम करना चाहते हैं। एक पैसे की हमको भी अपेक्षा नहीं, अभिलाषा नहीं है। और इसलिए सारे कानून का पालन करते हुए हम आपके साथ एक ऐसे प्रकल्प की शुरुआत करेंगे कि जिसमें हमारी गायों की नस्ल को हम ठीक करेंगे और हमारे किसान भाइयों को वो गाय देंगे। जो किसान भाई आज गाय का दूध बेचकर थोड़ा पैसा कमाते हैं, अगर हमारी गाय का दूध दुगना तिगना हो जाएगा, और जिस प्रकार से आपने तो कोई चीज छोड़ी नहीं, उस गाय को खिलाना क्या है वो भी तो आपने तैयार करके ही रखा हुआ है, वो भी देश में सबसे सस्ता आपने तैयार किया। वो दुग्धामृत हमने बना रखा, वो बिना यूरिया के बना रखा है, उससे फिर इनकी गाय जो है वो साइलेज भी बना रखा है। नहीं तो वो क्या होता है, वो यूरिया वाला पशु चारा खिलाते हैं तो आगे से गाय भैंस नया नहीं होता है, उसको नया आगे वो उसमें बंधत्व आ जाता है, इनफर्टिलिटी आ जाता है, वो नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम इन गायों को तैयार करेंगे और हमारे राज्य के किसानों को वो गाय हम देंगे। उसके साथ उसका संवर्धन कैसे करना है वो भी हम बताएंगे, उसके साथ में उसको फीड क्या देना है वो भी हम बताएंगे, और साथ में गाय का जो दूध होगा, बाबा जी फिर कंपटीशन करेंगे, आप खरीदो या हमारे महादेव जी खरीदेंगे, जो ज्यादा पैसा देगा उसको दूध मिलेगा, हमारे किसान का फायदा होगा। अब पतंजलि से हम कंपटीशन तो नहीं कर सकते, पर प्रयास जरूर करेंगे कि हमारी जो आर्य शक्ति है उसके साथ पतंजलि की कंपटीशन करेंगे और हमारे किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ये भी हम लोग यहां पर देखेंगे। हमारे वाकचौरे जी यहां पर है, पूर्व सांसद है, शिरडी का जो देवस्थान है उसके सीओ रहे। अभी अभी उन्होंने मुझे जानकारी दी कि अकेले शिरडी में जो लड्डू बनता है भगवान के प्रसाद का, साईं बाबा के प्रसाद का, उसको जो घी लगता है बाबा जी, वो 35 करोड़ रुपए का सालाना घी अकेले शिरडी संस्थान को लगता है। मतलब बताइए कितना बड़ा मार्केट तो हमारे पास तैयार है, बस बनाने की आवश्यकता है। और अभी पता नहीं कौन से राज्य से आ रहा है, पूरा का पूरा तो महाराष्ट्र से नहीं आ रहा, वाकचौरे जी को ज्यादा मालूम होगा। तो हम तो एक एक घी की बूंद भले ही पतंजलि से जाए, लेकिन बने तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के किसानों से दूध का संकलन करके हम लोग इसको करें, ये मैं ऐसा मानता हूं, ये हमारी अभिलाषा है। और मुझे विश्वास है कि ये जो एक आंदोलन आपने शुरू किया है निश्चित रूप से इस देश को बदलेगा। आज बाबा जी आप जानते हैं 15 सालों से आपने संघर्ष किया और पिछले 5 सालों में आपने तेज संघर्ष किया काले धन के खिलाफ, और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने काले धन के खिलाफ एक अंतिम लड़ाई शुरू कर दी है। और मैं समाज से निवेदन करना चाहता हूं, यह बात सही है कि थोड़ी सी तकलीफ हमको सहनी पड़ेगी, लेकिन 50 दिन थोड़ी तकलीफ सहन करेंगे तो अगले 50 साल इस देश को कोई रोक नहीं पाएगा। इस देश का जो धन आतंकवादियों ने नकली नोटों के माध्यम से हमारे देश में डाला था, एक रात में मोदी जी ने ऐसा निर्णय लिया, उनकी सारी जाली नोटें समाप्त हो गई। हमारे ही देश में धन कमाकर हमारी देश में बम विस्फोट करने वाले आतंकवादी, नक्सलवादी, उन्होंने कमाया हुआ सारा काला धन समाप्त हो गया। अब आतंकवादी और नक्सलवादियों को खाने के वांदे हो गए। ये एक रात के निर्णय से मोदी जी ने करके दिखाया। और इस देश का धन जो इस देश की बैंकों के माध्यम से हमारे किसानों के पास जाना चाहिए था, बेरोजगारों के पास जाना चाहिए था, गरीबों के पास जाना चाहिए था, जिन लोगों ने अपने घरों में तिजोरियां बना बना कर दबा दबा कर रख दिया, अपने बेड के नीचे लोटों की पिंडलियां बनाकर रख दी, ऐसे सारे लोगों के नोट एक दिन में कागज बन गए। और अब देश का पैसा देश की बैंकों में आएगा। जिसने मेहनत से कमाया है वो बैंक में भरेगा, जिसने चोरी की है वो डरा का डरा रह जाएगा। और देश की अर्थव्यवस्था में एक नई सुधार मोदी जी के इस निर्णय से आई है। बाबा जी, एक संघर्ष आपने किया था और एक ऐसा ऊर्जावान प्रधानमंत्री मिला है जो केवल भाषणों में नहीं बोलता। अरे कई प्रधानमंत्रियों के भाषण हमने सुने जो काले धन के खिलाफ लड़ाई की बात तो करते थे, पर उनके नाक तले काला धन तैयार होता हमने देखा। पिछले 10 सालों में लगातार वो बढ़ता हुआ हमने देखा। लेकिन एक प्रधानमंत्री जो सड़क से उठकर
संसद तक चला गया और संसद में जाकर एक ऐसा निर्णय ले लिया कि जिसके चलते काले धन वालों का मुंह काला करने का काम आज प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इसलिए मैं देशवासियों को, महाराष्ट्र के सभी लोगों को यह निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, पर आज देशभक्ति क्या है? अरे सीमा पर लड़ने वाला सैनिक हमारे लिए लड़ता है, वो ये चिंता नहीं करता मैं बचूंगा कि मरूंगा। सीमा पर वो लड़ता है, दुश्मनों से लड़ता है, उसकी दुश्मनी उनके साथ नहीं है, हमारे देश के वो दुश्मन है, इसलिए वो उनके साथ लड़ता है, अपनी दुश्मनी के लिए नहीं लड़ता। जब एक सैनिक हमारे लिए जान देने को तैयार है, सीमा पर लड़ने को तैयार है, या हमारे पुलिस भाई जो हमारे लिए दिन हो रात हो, हम लोग दिवाली मनाते हैं ये रास्ते पर होते हैं, हम होली मनाते हैं ये रास्ते पर होते हैं, हम त्योहार मनाते हैं ये रास्ते पर हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं, तो फिर हम जो देशवासी हैं, हम देशवासी क्या ये विचार नहीं कर सकते, चाहे जितनी तकलीफें सहन करनी पड़े, उस जवान की ओर देखकर, उस किसान की ओर देखकर हम ये विश्वास के साथ कहें, मोदी जी चिंता मत कीजिए, 50 दिनों तक जो भी तकलीफें होगी उन तकलीफों को हम सहन करेंगे, लेकिन इस देश में काले धन के खिलाफ जो लड़ाई आपने शुरू की है, उस लड़ाई को हम अंतिम रूप तक साथ देंगे। आणि मला विश्वास आहे, हा महाराष्ट्र आहे, हा महाराष्ट्र या राष्ट्रातलं एक असं राष्ट्र आहे की ज्याची आपली ताकद आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आशीर्वादानं या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही स्वराज्याची स्थापना केली आहे। त्यामुळे नवीन अर्थक्रांती, नवीन आर्थिक स्वराज्य मिळवण्याकडे मोदीजींनी आज जी सुरुवात केली आहे, मला विश्वास आहे उभा महाराष्ट्र त्याच्या पाठीशी उभा राहील। अरे एक वेळ अशी होती कि आम्ही त्या ठिकाणी स्वातंत्र्याच्या लढ्यामध्ये नारा द्यायचो, आधी रोटी खाएंगे, जेल में जाएंगे, लेकिन भारत माता को मुक्त करेंगे। आज तेच म्हणण्याची वेळ आहे, आवश्यकता असेल तर अर्धी पोळी खाऊ, पण या 50 दिवसामध्ये मोदीजींच्या पाठीशी उभं राहून काळ्या धनाच्या विरुद्ध, काळ्या पैशाच्या विरुद्ध ही लढाई निश्चितपणे भारत जिंकेल हा विश्वास मी व्यक्त करतो। आणि महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेच्या वतीनं, और बाबा जी आपको एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, महाराष्ट्र तो महान है ही, पर ये जो नगर जिला है ये उसमें भी बहुत मेहनती जिला है। कृषि के क्षेत्र में इस नगर जिले ने जिस प्रकार से कार्य किया है, कुछ भाग में पानी है, कुछ भाग में पानी नहीं है, जहां पानी है वहां पर भी और जहां पानी नहीं है वहां पर भी किसान ने अपनी मेहनत से बंजर जमीन में यहां पर फसल उगाई है। और इसलिए ये नगर का जो किसान है ये अपने आप में एक बहुत ही ताकतवर, ऊर्जावान ऐसा किसान है। आणि म्हणून तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीनं आपण एका समृद्ध भारताकडे आज बाबाजींच्या नेतृत्वात या ठिकाणी वाटचाल केली आहे आणि निश्चितपणे हे परिवर्तन आपण घडवून दाखवू, एवढाच विश्वास व्यक्त करतो। पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं अभिनंदन करतो, बाबाजींचे, बालकृष्णजींचे आभार मानतो। या ठिकाणी भास्करगिरी महाराज आहेत, महंत नागराज बाबा आहेत, हबप शिवाजी महाराज देशमुख आहेत, या सगळ्यांचे आशीर्वाद या ठिकाणी प्राप्त करतो आणि माझं बोलणं संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और एक बार खड़े होकर के, अब तो विदाई का समय है। आप लोगों की जानकारी के लिए पतंजलि ने अनेक क्षेत्रों में बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये पतंजलि गो दुग्ध की क्रांति का सूत्रपात आज यहां से हो रहा है, उसके लिए आप सबको, पूरे महाराष्ट्र को बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि ये काम की शुरुआत यहां से हो रही है। तो अभी वंदे मातरम के साथ यहां से प्रस्थान करेंगे आप। हमारे यहां के नागरिक जो है मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री श्रद्धेय आचार्य श्री श्रद्धेय स्वामी महाराज को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पूरे अहमदनगर की ओर से ये गुलाब की मालाएं पहनाते हुए और आपकी जोरदार करतल ध्वनि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आपकी पावन उपस्थिति को दर्शाती हुई बोलिए भारत माता की, और भारत माता की। अभी सभी अपने स्थान पर 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे, इसको यहां सामने सामने कर रख दें। बहुत बहुत प्रणाम सब महापुरुषों को। सभी एक बार खड़े होंगे अपने स्थान पर, वंदे मातरम के साथ प्रस्थान करेंगे। सभी 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे, जहां हैं वहीं
आप 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे और सभी वंदे मातरम के साथ ही माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी, ये धरती हमारी मां है और इस धरती माता की पूजा करता है किसान। आइए वंदे मातरम के साथ आप करेंगे प्रस्थान। ओम वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्सनां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम। बोल भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सगळ्या बंधू भगिनींना माझ्या हृदयापासून खूप खूप प्रणाम, खूप खूप प्रणाम।